वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, कुछ जो है हमारे 12th क्लास के कुछ टॉपिक्स जो थे कंप्यूटर नेटवर्किंग के बाद जो लास्ट वाला चैप्टर रह रहा है हमारा सोशल सिक्योरिटी या एथिक्स वाला, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो अब हम अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सभी लोग उसी की हेडिंग डालेंगे लास्ट चैप्टर 12 की। ठीक है। तो हम स्टार्ट करें। व्हाट इज़ वायरस? ये सब चीज़ें, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, ये सब चीज़ें मैं आपको 11th में पढ़ा चुकी हूँ। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। तो वायरस क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर जो कनेक्ट करता है अपने आप को किसी अनदर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम से उस कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुँचाने के लिए। तो जब हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम रन करता है अटैच विद वायरस, तो वो कुछ तरह के एक्शन परफॉर्म करता है कि जैसे हमारी फाइल डिलीट कर देना कंप्यूटर सिस्टम से, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी सिस्टम की वर्किंग है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। बात करें वॉर्म्स की, ये भी हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जैसे वायरस होते हैं, लेकिन ये मॉडिफिकेशंस नहीं करते। वॉर्म्स क्या होते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, और हम धीरे धीरे हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो स्लो होने लग जाता है। ठीक है। अब वॉर्म्स को हम दूर से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ कि ये हमारे सिस्टम में किसी प्रोग्राम के साथ रन करे और चीज़ें को मॉडिफिकेशन परफॉर्म करे, ये अपने आप को रेप्लिकेट करके सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है। तो पूरा ही सिस्टम एक तरीके से बिठा दिया। ठीक है। बात करें ट्रोजन हॉर्स की, ना तो ये रेप्लिकेट करता है वायरस या वॉर्म्स की तरह, ना मॉडिफिकेशन करता है। ये एक हिडन पीस ऑफ कोड होता है जो जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है किसी भी यूज़र की, उनको चुराता है। जैसे जो ट्रोजन हॉर्स सॉफ्टवेयर होता है वो ऑब्जर्व करता है ईमेल आईडीज और पासवर्ड। ठीक है। जब वेब ब्राउजर में लॉगिन के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो अब उस टाइम क्या है कि जो आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल रहे हो उसको चुरा लिया। ठीक है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली वो इजीली कोई भी एक्सेस कर सकता है जिसके पास वो यूज़र आईडी और पासवर्ड है। तो ट्रोजन हॉर्स विल डू दैट वर्क। ठीक है। अब तीनों में एक डिफरेंस देख लेते हैं। वो वायरस आपको बताया है जो अपने आप को किसी सॉफ्टवेयर के साथ या कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ अटैच करके उस कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचाता है। ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, सिस्टम को स्लो कर देता है। ये आपके जो है सिस्टम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम की वो ले लेता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स की। वायरस जो है अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, वॉर्म्स भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स अपने आप को खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकते। वायरस को आप रिमोट लोकेशन से एक्सेस कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वॉर्म्स को कंट्रोल कर सकते हो, और ट्रोजन हॉर्स को भी आप बाहर से कंट्रोल कर सकते हो। स्प्रेडिंग रेट जो है वायरस का वो मॉडरेट है, ना बहुत जल्दी ना बहुत लेट। स्प्रेडिंग रेट ऑफ वॉर्म्स का फास्टर है, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4 ऐसे रेप्लिकेशन तो आपने पढ़ा ही होगा बच्चों ने जिनके पास बायो है कि रेप्लिकेशन बहुत जल्दी होता है। तो वायरस और ट्रोजन हॉर्स के कंपैरिजन में वॉर्म्स जो हैं उनका स्प्रेडिंग रेट हमारा ज़्यादा होता है, और ट्रोजन हॉर्स का स्प्रेडिंग रेट क्या है, स्लो है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है वायरस का, मॉडिफाई करना है इन्फॉर्मेशन को, और वॉर्म्स क्या क्या होता है कि सिस्टम रिसोर्सेज को खा जाना, जिससे कि हमारा जो धीरे 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 स्लो डाउन होता चला जाता है कंप्यूटर सिस्टम। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, ट्रोजन हॉर्स का, किसी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को चोरी करना। ठीक है। तो वायरस एग्जीक्यूट होते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के थ्रू। वॉर्म्स कहाँ से आते हैं, वीकनेस अगर हमारे सिस्टम में है, और ट्रोजन हॉर्स का क्या है, एग्जीक्यूट करता है एक प्रोग्राम के थ्रू और इंटरप्रेट ऐसे करता है जैसे एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब बात कर लीजिए स्पैम की। स्पैम आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत स्पैम मैसेजेस आते हैं, स्पैम आपके ईमेल्स आते हैं। वो स्पैम बेसिकली है क्या, जिन लोगों ने काफ़ी टाइम बिताया हुआ इंटरनेट पे उनको पता होगा स्पैम क्या होता है। तो स्पैम को स्पैम क्यों कहता है, स्पैम एक किसी भी तरीके की एनी काइंड ऑफ अनवांटेड बल्क में अगर आपको कोई भी मैसेज भेजा जा रहा है या ईमेल्स भेजे जा रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं स्पैम।
क्यों? अब क्योंकि इससे टाइम और रिसोर्सेज का ह्यूज वेस्ट है। क्यों? डिलीट करोगे, बार बार चेक करोगे, यू आर गेटिंग इरिटेटेड एंड योर टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज रिसोर्स कंज्यूमिंग ऑल्सो। ठीक है। तो जिन कंप्यूटर में वायरसेस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्पैम सेंड किए किए जाते हैं। ठीक है। ये एक तरीके से बहुत हार्मफुल प्रोग्राम्स हैं जो रैपिडली स्प्रेड करते हैं, और कि ऐसा लगता है कि आपको किसी ऑथेंटिकेटेड एड्रेस से ये मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है। जबकि अगर आपको बल्क में कोई मैसेजेस आ रहे हैं सेम ही साइट से, तो अब आप समझ जाइए कि आपके में किसी भी कंप्यूटर वायरस में का अटैक हुआ है। ठीक है। किस तरीके के कुछ टाइप्स ऑफ स्पैम पढ़ लेते हैं। ईमेल स्पैम होता है, आपका जो इनबॉक्स है उसको क्लॉग कर देगा। ठीक है। तो जो आपके इम्पोर्टेंट ईमेल्स हैं वो आप पढ़ नहीं पा रहे हो। ठीक है। आपका पूरा सिस्टम क्या है, दिमाग वहीं घुसा हुआ है कि भाई इतने सारे यार इनबॉक्स में इतने सारे मल्टीपल मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है। तो वो आ जाता है हमारा ईमेल स्पैम के अंदर। फिर आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पैम। ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पैमर की वेबसाइट का के कम क्या करते हैं, रैंकिंग बढ़ाने के। रैंकिंग का काम बेटे बेटे कैसे होता है, देखो अभी क्या होता है कि हमने देखा होगा, आप जब किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हो बहुत सारे एड्स वगैरह आते रहते हैं। ठीक है। जब आप ऐड पे क्लिक करते हो तो उस पर्टिकुलर साइट का की रैंक बढ़ती है, क्योंकि आप उसको जितने मैक्सिमम लोग ज़्यादा एक्सेस करेंगे तो वो रैंकिंग उसकी इंक्रीज हो जाती है। जब आप गूगल पे उसे सर्च करोगे तो वो टॉप पर शो होगा। ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर जॉब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से हम अपने जो हमारी वेबसाइट है उसकी रैंकिंग बढ़ाते हैं। तो स्पैमर्स वेबसाइट की रैंक बढ़ाने के लिए ये जो एक तरीके के स्पैम यूज होते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ वेरी गुड टेक्निक। ये आपको आपकी जो वेबसाइट है उसकी रैंकिंग, उसको गूगल पे फर्स्ट पे जब भी आप सर्च करो सबसे ऊपर आए, ये काम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर का। ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उनको पता है कि एसईओ क्या होता है। आप लोग आगे करोगे कंप्यूटर्स में कुछ अच्छा करते हो तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। ठीक है। देन कंटेंट स्पैम। कंटेंट स्पैम क्या होता है, स्पैमर्स जो होते हैं अपने पेज पे बहुत सारे पॉपुलर कीवर्ड्स जो वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं और अपनी जो रैंक है जो मेन हमारे कीवर्ड्स हैं उनको अपनी वेबसाइट में उनको यूज़ कर लेते हैं और अपना खुद का कंटेंट बना लेते हैं। तो अब उससे क्या है कि आपको ये लगेगा कि यार मुझे तो इसी साइट पर जाना था। ठीक है। तो आप रिलेटेड साइट जो एक्चुअल साइट है वो देख नहीं पाओगे कीवर्ड्स की वजह से, क्योंकि मेन जो कीवर्ड्स हैं वो उस साइट पे आपको दिख रहा है तो आप उसी को एक्सेस करोगे। देन वी हैव लिंक स्पैम। अगर आपके पास कोई ब्लॉग कमेंट आता है जो उसमें बहुत सारे रेलिवेंट लिंक्स होते हैं। ठीक है। तो वो जो एसईओ मैकेनिक है वो क्या बेसिकली कर रहा है, जितना भी ट्रैफिक है वो उसके पेज पर चला जाए, लोग उस पर क्लिक करेंगे उसके पेज पर पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए हम बोलते हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लिंक स्पैम। तो हम बोलते हैं ना कमेंट सेक्शन में जो लिंक्स वगैरह आते हैं उन पे कभी क्लिक ना करें, तो उसका यही कारण है। सोशल नेटवर्किंग स्पैम क्या होता है जो इंटरनेट है जो सोशल स्पैमर्स होते हैं वो एडवांटेज लेते हैं। तो क्या करते हैं, एक फेक अकाउंट बना दिया पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे और वो उसको यूज़ कर रहे हैं लोग, वो कर रहे हैं। ठीक है। तो अब उसको क्या कर सकते हैं, कोई थ्रो अवे कर दिया या फिर कोई मतलब उसमें कुछ इस तरीके की जैसे पार्टी ऑर्गेनाइजेशन या समथिंग कुछ ऐसा दे दिया, ऑफर्स दे दिए, उसको हम बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग स्पैम। जिससे क्या हो रहा है कि स्पैमर्स आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या हो रहे हैं, ले पा रहे हैं। ठीक है। मोबाइल स्पैम क्या होता है, जो स्पैम होता है हमारा एसएमएस फॉर्म में, जो टेक्स्ट मैसेजेस भेजना। ठीक है। तो कुछ एक तरीके से पुश नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं जिससे कि आपका ध्यान उनकी ऑफर पे चला जाए, तो वो होते हैं हमारे मोबाइल स्पैम। मैसेजिंग स्पैम क्या होता है,
जैसे व्हाट्सएप पे, स्काइप पे, स्नैपचैट पे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे अगर मैसेजेस आ रहे हैं तो वो हमारा हो जाता है मैसेजेस स्पैम, ठीक है। अब स्पैम से आप बचेंगे कैसे? आपका जो ईमेल क्लाइंट स्पैम रिपोर्टिंग फंक्शन है उसको हमेशा यूज़ करते रहें, ठीक है। उसमें एक हैंडी बटन होता है जिस पे आप क्लिक कर सके क्या कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो किसी भी ईमेल को एज स्पैम, ठीक है। अब वो कहाँ जाएगा? स्पैम बॉक्स में जाएगा नेक्स्ट टाइम। तो आपको ये है कि आपका जो इनबॉक्स है वो क्लॉग नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके स्पैम फोल्डर में चला जाएगा। जो हमारी डिस्पोजेबल या फेक ईमेल एड्रेसेस होती हैं उन पे कभी भी क्या कर सकते हैं आप, एक्सेस ना करें, साइन अप ना करें, क्योंकि बहुत सारी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होती हैं, इंटरनेट सर्विसेज होती है, उसमें हमें ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको अपनी ईमेल आईडी बिल्कुल, मतलब ये है कि दैट वाज द लास्ट ऑप्शन कि आपको ईमेल आईडी डालनी ही पड़ेगी साइन अप के लिए, तो यूज़ करें। जैसे कि ई बुक्स पेजेस होते हैं या गेमिंग एप्स होते हैं, कोशिश करें कि उनके लिए प्राइमरी ईमेल यूज़ ना करें, क्योंकि वहीं से आपके क्या होते हैं, स्पैम आते हैं आपके सिस्टम में, ठीक है। किसी भी तरीके के स्पैम में एंगेज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ईमेल्स नहीं, किसी भी लिंक पे या डाउनलोड अटैचमेंट पे और क्लिक ना करें जिससे कि आप रिस्पॉन्स कर दें स्पैमर को और वो आपके सिस्टम को क्लॉक कर दे मैसेजेस सेंड कर करके। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ ना करें। अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को कभी भी पब्लिश ना करें। अगर आपको कि आप किसी को जानते हो और वो आपको स्पैम मैसेज भेज रहा है, ठीक है, किसी ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट से, तो आप उसको बता दें कि भाई तेरा अकाउंट जो है हैक हो चुका है और वहाँ से स्पैम मैसेजेस आ रहे हैं, जिससे कि वो कुछ उसके खिलाफ स्टेप्स ले सके, ठीक है। तो अगर आप किसी वेबसाइट को मैनेज कर रहे हो तो करंट सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी मेजर्स को यूज करते हुए ही डेटा अपना डालें। मेन चीज़ ये है कि कहीं भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी है, क्योंकि वो कोई भी यूज़ करके आपके लिए प्रॉब्लमैटिक चीज़ें कर सकता है। बात कर लें कुकीज़ की। कुकीज़ क्या होती है? छोटी स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट जो हमारे ब्राउज़र को भेजा जा सकता है किसके द्वारा, जो वेबसाइट आप विजिट करते हो, ठीक है। तो आप उस वेबसाइट को आपकी विजिट की इन्फॉर्मेशन रखने के लिए छोटे छोटे कुछ पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन चले जाते हैं, जैसे कि आपकी लैंग्वेजेस या आप कौन सी किस तरह की सेटिंग्स चाहते हो, ठीक है। जब जो डाटा हमारा स्टोर्ड होता है कुकीज़ में, वो कब क्रिएट होता है? जब आपका कनेक्शन बनता है, ठीक है। तो जितनी बार भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करोगे तो एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी जो आपकी और आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होगी वो स्टोर होगी, ठीक है। कुकीज़ का यूज़ क्या होता है? आपके सिस्टम को रिकॉग्नाइज करना जब आप वेबसाइट विजिट कर रहे हो, और आपको किसी वेबसाइट पर ले जाना, नेविगेट करना, और ई कॉमर्स फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करना, वेबसाइट की यूजिबिलिटी को इम्प्रूव करना, और वेबसाइट का एनालाइज करना टू किस तरीके से आप उसको यूज़ कर रहे हो। हाउ कैन आई प्रिवेंट कुकीज़ फ्रॉम बीइंग सेव टू माई कंप्यूटर? कैसे आप सेव कर सकते हो कि आपके कंप्यूटर पे कुकीज़ ना शो हों। आपको उसके लिए बेटा कुकीज़ प्रेफरेंसेस हर ब्राउज़र के लिए देनी पड़ेगी। कुकी को मैनेज करने के लिए या तो इनेबल कर दो या कम्प्लीटली डिसेबलिंग कर दो, ठीक है। मतलब कुकीज़ को आप हैंडेड कर सकते हो कि अनेबल किस वेबसाइट के लिए कुकीज़ आपको अनेबल रखनी है, किसके लिए डिसेबल रखनी है। जबकि इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं उनके लिए अनेबल कर दो, बाकी सभी के लिए डिसेबल कर दो, ठीक है। तो ये सेटिंग आप जाकर कर सकते हो अपने ब्राउज़र पे। बात कर ली जाए अगर फायरवॉल की। फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस है, कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से ट्रैफिक को फिल्टर करना और बाहर की जो हमारी ब्लॉकिंग, जो आउटसाइड यूजर्स है उनको ब्लॉक कर देना, ठीक है।
जिसकी वजह से वो अनऑथराइज एक्सेस किसी भी प्राइवेट डेटा को हमारे कंप्यूटर पे ना कर पाए। तो ये काम होता है हमारा फायरवॉल का। तीन चीज़ें होती हैं, एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है, ये ड्रॉप करता है स्पेसिफिक ट्रैफिक को। एक्सेप्ट करना मतलब अलाउ करना ट्रैफिक को, रिजेक्ट करना ट्रैफिक को ब्लॉक कर देना, और रिप्लाई करता है कि अनरीचेबल एरर दे देगा। ठीक है, ड्रॉप क्या है, ब्लॉक कर देता है ट्रैफिक को किसी भी रिप्लाई के बिना। ठीक है, तो फायरवॉल एस्टेब्लिश एक बैरियर की तरह होता है बिटवीन सिक्योर इंटरनल नेटवर्क्स और आउटसाइड अनट्रस्टेड नेटवर्क के। तो जितना भी हमारी चीज़ें होंगी वो फिल्टर होके जाएंगे, फिल्टर करेगा ट्रैफिक को, एंड देन इट विल मूव टू द नेटवर्क। ठीक है, तो जो आउटसाइड द यूजर जो अनऑथराइज एक्सेस है वो कभी नहीं हो पाएगी विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल। इसलिए हम फायरवॉल को यूज करते हैं। ठीक है, बात कर ली जाए कि फायरवॉल वर्क कैसे करता है। फायरवॉल में एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइंस होते हैं उसके टेबल के अंदर, उससे वो अपने नेटवर्क ट्रैफिक को मैच करता है। अगर वो मैच कर रहे हैं तो वो अलाउ करेगा, अदरवाइज इट विल रिजेक्ट। ठीक है, ब्लॉक कर देगा। जैसे कि आपने रूल्स जैसे डिफाइन किया कि एम्प्लॉयज जो एचआर डिपार्टमेंट के कोड सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते, और सेम टाइम पे दूसरा रूल है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस कर सकता है एचआर से भी और टेक्निकल डिपार्टमेंट से भी। ठीक है, तो अब जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो यूज़ कर पा रहा है, वो सबका डेटा चेक कर पाएगा, बट जो एचआर डिपार्टमेंट है वो डेटा को कोड सर्वर से नहीं ले सकता। ठीक है, तो इस तरीके से रूल्स डिफाइन किए जाते हैं जिससे कि जो हमारा ट्रैफिक का मूवमेंट है वो फिल्टर्ड फॉर्म में हो और कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको हमारे डेटा को यूज ना कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि सेपरेट सेट ऑफ रूल्स होते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग डेटा के लिए। जो डेटा हमारा आ रहा है नेटवर्क के अंदर, या फिर हम दूसरा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिल्टर्ड फॉर्म में डेटा होगा। तो किसी भी तरीके की जो है अनऑथराइज एक्सेस नहीं हो पाएगी, किसी तरीके का मलिशियस यूज़ नहीं हो पाएगा हमारे डेटा का, और हमारा डेटा जो और जो कनेक्शन है वो सिक्योर रहेगा। आज के लिए इतना ही फायरवॉल, और अभी इसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दिख ही रहा होगा आपको IT Act 2000 पढ़ना है हमें, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो यहाँ तक सभी बच्चे अपना काम कंप्लीट कर लें। हैव अ गुड डे बेटा।